हेलो एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है ना कि नहीं? अगर पढ़ाई नहीं चल रहा है तो अभी से पढ़ाई में मन लगाइए। अगर आपको 10वीं पास करना है तो ठीक है। 10वीं में बहुत टफ जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो क्या है, अगर हम 10वीं में अच्छे नंबर लाते हैं तो आगे भी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए अभी से मन लगाकर जितना हो सके, खासकर गणित सब्जेक्ट को जितना हो सके लिख लिख के सवालों को बनाइए और सूत्रों को थोड़ा सा याद कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कक्षा 10वीं का ये जो चैप्टर है, तीसरा नंबर चैप्टर, एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को देखने के बाद आप लोगों के मन में कुछ तो आ रहा होगा। ठीक है, कि ये आखिर ये जो एक चर का द्विघात समीकरण, ये टॉपिक है क्या। ठीक है। तो इसी के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे कि ये एक चर का द्विघात समीकरण है क्या। ठीक है। बने रहिए मेरे इस चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, सबके पास। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तब तक जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो चैनल में अपलोड करूंगा तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। ठीक है। तो बने रहिए। तो देखते हैं एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है। ये एक चर का द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि चर अचर आपको समझ में आता होगा, है ना? चर अचर और क्या, चर राशि। ठीक है। ये दोनों अलग अलग राशियां हैं। ठीक है। चर अचर के अंतर्गत आती हैं जैसे संख्यात्मक मान। क्या? संख्यात्मक मान। जो भी संख्यात्मक मान होगा ये किसके अंतर्गत आता है? अचर के अंतर्गत। ये जो अचर राशि है इसको हम दिखाते हैं ए बी सी के रूप में। ठीक है। ए बी सी डी जो भी है, समझ में आ रहा है ना? इसको हम किस रूप में लिखते हैं? ए बी सी के रूप में हम संख्यात्मक मान को दर्शाते हैं। ये ए अलग राशि है, बी अलग राशि है, सी भी अलग अलग संख्या होंगे। इसका मान मतलब अलग अलग होगा। ठीक है। चर राशि को हम एक्स वाई से अक्सर दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये जो चर है क्या है? एक्स वाई है। ठीक है। इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, ये केवल स्वतंत्र है, एक्स वाई ही रहता है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर इस जो वाक्य है, इस वाक्य का अर्थ ये हो सकता है कि एक चर का द्विघात समीकरण, एक चर होगा इस समीकरण में, पूरे समीकरण में एक ही चर होगा। ठीक है। वो चाहे x के रूप में होगा या तो फिर y के रूप में होगा। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने ये जो रैखिक समीकरण देखे थे, है ना, दो चर का रैखिक समीकरण, इसमें हमने देखा था कि उसमें क्या था जी? x एक अलग चर था और y, दो चर x और y दो चर थे उसमें। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक चर का मतलब इसमें केवल एक ही चर होगा, यानी कि x होगा या तो फिर y होगा। ठीक है। तो ये है एक चर का जो चर होगा, उस चर का, जैसे अगर यहाँ x है, ठीक है, ये पूरे समीकरण में वो चाहे जिस भी रूप में है, आगे हम देखेंगे कि समीकरण किस रूप में होने वाला है। ठीक है। वो टोटल जो समीकरण होगा उसमें अधिकतम जो घात क्या होगा? दो होगा। ठीक है। उसी को कहते हैं एक चर। देखो, एक चर है, उसका अधिकतम घात कितना है? दो है। ठीक है। ये दो, उसका अधिकतम घात कितना है? दो है। ठीक है। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखेंगे तो वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात दो होती है। ठीक है।
तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण या तो फिर द्विघात समीकरण। ये दोनों का मतलब वही होता है, वर्ग समीकरण कहें या द्विघात समीकरण कहें। ठीक है, इसका परिभाषा हमने देखा, समझा। अगर आपको नोट करना है तो कर भी सकते हो। ठीक है, जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो जब आपका जब आपको इस टॉपिक को देखना है, समझना है, यदि आपके दिमाग भेजा में नहीं घुसा है तो ये परिभाषा को देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, इसलिए परिभाषा को भी नोट करके रखना है, वैसे आपके जो बुक है उसमें होगा। ठीक है, तो वह समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण या तो फिर द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का परिभाषा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं वर्ग समीकरण का मानक रूप। ये वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होगा जी, ये जो एक चर का द्विघात समीकरण है, इस समीकरण का ये जो समीकरण किस तरह का होगा, कैसा होगा, ये है उसका मानक। मानक का मतलब मानक रूप है ना। ठीक है, इसका मानक रूप होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। ये आपका क्या है, मानक वर्ग समीकरण है। ठीक है, किसका मानक वर्ग समीकरण है, ये है आपका एक चर का, देखो एक ही चर है ना, ये दोनों में ये चर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, चर है। बाकी ये जो है क्या है, अचर है, ये भी अचर है। ठीक है, और ये भी क्या है, अचर राशि है। ठीक है, देखो ये जो जितने भी अचर राशि है इसका मान शून्य कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0, बी और सी। ठीक है, ये तीनों का जो मान है कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये जो ए बी सी है इसका तीनों का मान शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि ये तीनों का मान शून्य होगा तो ये जो समीकरण है तो ये टोटल 0 हो जाएगा ना। ठीक है, ये क्योंकि इसका हमको मान ज्ञात करना है, किसका, ये जो चर है। ठीक है, ये जो वर्ग समीकरण होता है इसमें वर्ग समीकरण के दो मूल भी होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ये मूल क्या है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ओके, ये आपका वर्ग समीकरण का मानक रूप भी आप देख लिए। मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही है आपका द्विघात समीकरण या फिर वर्ग समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस रूप में देखो ए का मान यहां मान के चलो 5 है, 5x का स्क्वायर, अगर इसका मान 2 है, ठीक है, 2x धन अगर इसका मान 3 है तो देखो 5x स्क्वायर प्लस 2x धन 3 बराबर 0। एक क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसी तरह और भी समीकरण आएंगे आगे, हम जैसे जैसे प्रश्नावली को देखेंगे वैसे वैसे हमको और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गया वर्ग समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है आपका, वर्ग समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या करते हैं जी, समीकरण को गुणनखंड के रूप में प्राप्त करने के लिए एक घाती पद को इस तरह विभाजित करना है। ये जो इसका जो ये जो पद है, मध्य पद है ना, इस एक घाती समीकरण पद है ना, ये इसको इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं, यानी कि दो भागों में विभाजित करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, ये जो मध्य पद है ये आना चाहिए, और ये दोनों को क्या करना चाहिए, गुणा करने पर पहला पद और ये सी को, यदि ए और सी को गुणा करने पर ये आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आगे हम क्या करेंगे, देखेंगे समीकरण को हल करके। गुणनखंड विधि से अगर कोई वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण को हल करने के लिए बोल रहा है प्रश्नावली में, तो उस समय हमको ये जो टॉपिक है
वर्ग समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो द्विघात समीकरण है इसका जो मध्य पद है इसको इस तरह से हम दो भागों में विभाजित करते हैं कि दोनों भागों का क्या होना चाहिए जी, जोड़ने या घटाने पर ये मान आना चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पर ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, गुणनफल द्विघाती पद एवं अचर पद के गुणनफल के दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा। ठीक है, ये तीनों हो चुका है। चौथा पॉइंट है वर्ग समीकरण को हल करने की सूत्र विधि। देखो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सूत्र विधि से हम ये जो समीकरण है इसको हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखो ये जो समीकरण है ना, ये जो द्विघात समीकरण है इसको हल करने का क्या है, एक सूत्र विधि भी है। ठीक है, इस सूत्र विधि में हम कैसे हल करेंगे ये तो जब प्रश्नावली आएगा तब समझ में आएगा, मगर ये सूत्र क्या है, कैसा होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो सूत्र देखते हैं। सूत्र है x इक्वल टू हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपान क्या होता है जी, 2a होता है। ये इसका क्या है, सूत्र है। ठीक है, इसी सूत्र के माध्यम से हम किसी वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का दो मूलों का जो मान है हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जहां क्या होगा जी, a नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी मतलब ये जो समीकरण है टोटली a का मान 0 नहीं होगा, ये bc का। ठीक है, इसका मान 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा है विभेदक एवं समीकरणों के मूलों की प्रकृति। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है विभेदक ज्ञात कीजिए या समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या फिर तीसरा है एक शब्द और भी है विविक्तर ज्ञात कीजिए, इसका मतलब यही है, विभेदक, समीकरणों के मूलों की प्रकृति, विविक्तर, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो विभेदक क्या है जी, विभेदक है वर्ग समीकरण, यदि कोई वर्ग समीकरण है। ठीक है, जैसे ये आपका वर्ग समीकरण है। ठीक है, इस समीकरण का हमको क्या ज्ञात करना है, डिवीजन, मतलब उसका जो एक भाग है उसको हमको ज्ञात करना है, जिसको विभेदक कहा जाता है, जिसको हम दर्शाते हैं d से, d इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये इसका क्या है, फार्मूला है। इसके अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, अगर इसका मान बड़ा हो, छोटा हो, बराबर हो, तो इसका जो मान है अलग अलग होगा, वास्तविक हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, मूल क्या होंगे, वास्तविक भी होंगे, कई बार मूल बराबर भी हो सकते हैं छोटा बड़ा होने के कंडीशन में। किसके मान 0 से कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है, कभी बराबर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसका मान क्या होगा जी, बड़ा होगा किससे, 0 से। ठीक है, किससे, ये जो अगर ये इसमें अगर हम मान रख देते हैं, ठीक है, तुलना करने के बाद ये जो है समीकरण है इसको हम क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे, जो भी समीकरण होगा उसके साथ इसका तुलना करेंगे। ए बराबर, जैसे यहां 5 है, ए का मान 5, बी का मान 2, सी का मान कितना है जी, 3 है, ये मान रख देंगे यहां पर। ठीक है, यही मान तो यहां आना है ना, बिल्कुल इजी है। आप अगर एक बार अच्छे से समझ गए है ना, अगर अभी नहीं समझ गए हैं, देखो कोई गणित में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपके दिमाग में एक ही बार सेट हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी सवाल हो उसको बार बार हल करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका गणित मक्खन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, मान रखेंगे, तब क्या होगा जी, अगर ये जो 0 है ना, ये जो मान है किससे, मतलब d का मान, d जो है बड़ा हो जाए, ये मुंह ओपन है मतलब ये बड़ा दर्शा रहा है। ठीक है, d का मान क्या होगा,
बड़ा होगा, यानी कि ये इसका मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये छोटा को दर्शा रहा है, 0 d इक्वल टू, है ना, ये d का मान बड़ा है 0 से, अर्थात मूल क्या होंगे जी, इसमें मूल होगा वास्तविक। इसके जो भी मान आएंगे, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछता है कि मूल क्या होगा, वास्तविक होगा या असमान होगा या बराबर होगा, ये तीनों कंडीशन पूछता है। ठीक है, यदि d का मान क्या होगा जी, बराबर 0 के बराबर होगा, यानी कि जो मान होगा वो क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, d का मान क्या हो जाएगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मूल बराबर m वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, दोनों मूल वास्तविक और क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों मूल क्या हो जाते हैं जी, बराबर हो जाते हैं। और यदि d का मान छोटा है किससे, शून्य से, यानी कि यहां ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस तरह का मान आएगा ना, ऋणात्मक वाली मान आएगी, तो क्या हो जाएगा, इसके जो मूल क्या हो जाएंगे जी, दोनों मूल हो जाएंगे वास्तविक होंगे, नहीं, दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, दोनों मूल क्या नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होगा, नहीं होंगे। ठीक है, अगर माइनस में मान आएगा तो ये दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट स्मरणीय बिंदु है, इसको याद रखिए, ये आपको काम आने वाला है इस चैप्टर में। पूरे चैप्टर में इसी से संबंधित ये जितने भी नियम हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ये यदि आप समझ गए हैं तो आपका सवाल फटाफट तेज रफ्तार में बनने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं मूलों का योगफल। क्या देखेंगे अब, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का सूत्र होता है, आपने 9वीं में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो मूलों का योगफल का सूत्र देखो, इस वर्ग समीकरण का मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो पहला मूल क्या है जी, अल्फा है, मैं बता चुका हूं। 2 मूल होते हैं, पहला मूल क्या होता है, अल्फा, और दूसरा मूल है बीटा। ठीक है, ये दोनों मूल पे आधारित है। मूल को हम दो मतलब अल्फा और बीटा में लिखते हैं। ठीक है, इस अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो पहला मूल क्या हो जाएगा जी, मूलों का योगफल, यानी कि पहला मूल और दूसरे मूल का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाता है -b/a। ये इसका फार्मूला है, ये याद रखिए। 2 नंबर का सवाल 100% पूछना तय है। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, 2 मूल हैं, कौन कौन से, अल्फा गुणित बीटा, ये दोनों का मान क्या होता है जी, c/a। देखो ये हम तुलना किए हैं किससे, इस समीकरण का, ये मानक वर्ग समीकरण को हम, ये जो समीकरण है उससे तुलना किए। तो यहां पर क्या है, b का मान क्या है जी, b का मान 2 है, 2 है, रख देंगे 2। ठीक है, और a का मान कितना है, 5, 2/5 हो जाएगा। बस इतना ही ज्ञात करना है। ठीक है इसमें, और उसके बाद मूलों का गुणनफल का मान क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। c का मान क्या है, c का मान है आपका ये 3 और a का मान है 5, 3/5। ओके, बस यही ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया, ये सूत्र भी याद हो गया होगा आपको। अगर याद नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब 8वां पॉइंट है आपका, क्या है जी, 8वां पॉइंट है अल्फा व बीटा मूल वाले वर्ग समीकरण। देखो, अल्फा बीटा वाले क्या, वर्ग समीकरण। ये वर्ग समीकरण अल्फा बीटा वाले कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। इसको मैं सबसे पहले मिटा देता हूं, चूंकि यहां पर जगह नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए कितने मूल होते हैं, 2 मूल, यहां पर लिखा है ना, दोनों मूल, अल्फा बीटा मूल वाले वर्ग समीकरण। इससे संबंधित भी
एक 3 नंबर का प्रश्न 100% पूछना है। आप अभी से नोट करके रखिए कि इससे संबंधित सवाल पूछना तय है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इससे संबंधित सवाल देखते हैं। ओके, इसका सूत्र है, क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस, यहां माइनस लगेगा, ठीक है, आंख बंद करके यहां माइनस लिखना, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका क्या है, समीकरण है, मतलब वर्ग समीकरण का मानक रूप है। किसका, अल्फा बीटा वाले वर्ग समीकरण है। ठीक है, इसको हम यदि लिखना चाहेंगे शब्दों में तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं, या एक्स का स्क्वायर माइनस क्या, क्या है जी, मूलों का योगफल है। तो हम इसको मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, आगे लिख लेना, ठीक है, इक्वल टू 0। हो गया ना, शब्दों में भी लिख दिए हम। ओके, तो ये सारे फार्मूला इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और इसको मक्खन की तरह बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो जितने भी पॉइंट है, 8 पॉइंट, इस सारे 8 पॉइंट को दिमाग में इस तरह से घुसा लेना, बार बार देखना, बार बार समझना, और ये जो जितने भी ये जो फार्मूला है इंपॉर्टेंट है, ये सारे फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सारे को क्या करना, एक नोट्स बनाकर गणित विषय में जितने भी फार्मूला आते हैं सारे फार्मूला का नोट बना लेना और अपने जहां पर आप बैठकर पढ़ते हो वहां पर चिपका लेना। ठीक है, जब भी उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, तो आपका जो एक सामने है ना, जब भी जिधर भी बैठे, बेड में बैठे, कुर्सी में बैठे, है ना, जब भी बैठे तो आपका जो सामने है उसी सामने में ये सारे फार्मूला का चार्ट बनाकर रख लेना, यानी कि चिपका देना दीवार में। ठीक है, तो ये जब भी देखोगे तो ये दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगा कि आप मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो ये है आज का एक चर का द्विघात समीकरण से संबंधित बेसिक नॉलेज। ठीक है, ये नॉलेज आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कंजूसी मत करना यार, लाइक तो बस आपसे चाहता हूं मैं। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल जब जब वीडियो देखते हैं तब तब आप लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, धन्यवाद।